कोई भी बैट्समैन मैच से पहले अपनी प्रैक्टिस दो चीजों के आधार पर करता है, एक तो पिच की कंडीशंस और सामने वाले बॉलिंग अटैक पर। मान लीजिए सामने वाली बॉलिंग अटैक में कोई ऐसा बॉलर है जो यॉर्कर स्पेशलिस्ट है, मतलब उसकी यॉर्कर बहुत खतरनाक होती, तो बैट्समैन को यॉर्कर खेलना तो अच्छे से आता ही है, क्योंकि वो एक प्योर बैट्समैन है तो उसको तो सभी क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने आते हैं। लेकिन मैच के पहले वो प्रैक्टिस में भी खूब सारी यॉर्कर प्रैक्टिस खेलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि जो विरोधी बॉलर है उसको यॉर्कर पसंद है, तो बहुत सारी यॉर्कर बॉल डालकर मुझे आउट कर सकता है। या इसका उल्टा भी आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई बैट्समैन है जिसको पुल और हुक शॉट खेलना बहुत पसंद है, तो बॉलर उसकी वीडियोस देखकर एनालाइज करते हैं कि इस बैट्समैन को, ओपनिंग बैट्समैन को पुल या हुक शॉट पसंद है, तो इसको शॉर्ट बॉल ना दी जाए क्योंकि ये इसकी स्ट्रेंथ है। कहने का मतलब, किसी भी लक्ष्य की आप तैयारी कर रहे हो, आपको युद्ध में आने वाले अवरोधों के बारे में और सामने वाले की स्ट्रेंथ के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब सर इसका आपसे क्या रिलेशन है, मैं बताता हूं, इस वीडियो में आपको पूरा समझाता हूं। नमस्कार बच्चों, मैं आपका अपना अंकित सर। प्यारे बच्चों, अगर आप नीट 2024 क्रैक करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए पहले तो आपका सिलेबस क्या है, यानी जो बॉल आएंगी आपके सामने जिन पे आपको शॉट मारने हैं वो किस किस एरिया के बॉल्स होंगी, और नंबर 2, जो बॉल्स आएंगी उसमें एग्जामिनर की कौन कौन सी फेवरेट बॉल्स हैं। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम लोग जानेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से हॉट स्पॉट टॉपिक्स हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेटा सिलेबस तो हम सभी पढ़ते हैं, कई बार हम किसी टॉपिक को हमने पढ़ा और हम ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं क्योंकि वो टॉपिक हमें आ गया, और हम लगातार ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जा रहे हैं जो नीट की दृष्टि से बहुत कम इंपॉर्टेंट हैं या पीवाईक्यू में बहुत कम क्वेश्चन है। तो आज बच्चों हम इस वीडियो में पीवाईक्यू के आधार पर पूरा एनालिसिस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और आपको बताएंगे कि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करें नीट के लिए तो ये टॉपिक्स तो आपको डेफिनेटली कवर करके ही जाना है। तो जी हां, अगर आप नीट 2024 में फुल स्कोर लाना चाहते हैं तो यह वीडियो मेरे साथ पूरा देखें, और अगर आपको अच्छी लगेगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए भी हम लोग ऐसी ही वीडियो आपको बनाएंगे। ठीक, तो चलिए लेट्स स्टार्ट एनालिसिस ऑफ नीट 2013 से लेकर 23। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पीवाईक्यू में क्वेश्चंस है, मैंने 10 साल के क्वेश्चंस की आपके लिए एनालिसिस करी, आपका काम आसान बनाने के लिए 10 साल की एनालिसिस करी। अब बात करते हैं, जरा थोड़ा सा चैप्टर वाइज चलते हैं। बेटा चैप्टर वाइज अगर बात करें तो पहला चैप्टर एनसीईआरटी में दिया हुआ है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, क्लास 11th एनसीईआरटी का ये फर्स्ट चैप्टर है। बच्चों मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बातें कर रहा हूं ताकि एनालिसिस आसान रहेगी। इसमें बेटा कई सारे टॉपिक्स आते हैं, इसी के अंदर एनसीईआरटी में आइसोमेरिज्म है, इसी के अंदर आईयूपीएसी, इसी के अंदर जीओसी, इसी के अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म, सब कुछ एनसीईआरटी में इसी के अंदर है। बेटा पहले देखो, जो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन वाले टॉपिक है उनको हाईलाइट कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन। देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से। जी हां, आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब समझते होंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये 4 इफेक्ट। बच्चों इन इफेक्ट्स के जो भी एप्लीकेशन है, जैसे एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना, ये जो भी इस तरह के एप्लीकेशन है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, पहले चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए यही है। बेटा बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए। नंबर 2 पर देखिए दूसरा टॉपिक आइसोमेरिज्म। बेटा आइसोमेरिज्म कई पार्ट में एनसीईआरटी में टुकड़ों टुकड़ों में दिया हुआ है। आइसोमेरिज्म में मैं बात करता हूं तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी बेटा मैंने तो पूरे पीवाईक्यूज देखे आपके लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉटोमेरिज्म वाला पार्ट है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में टॉटोमर इंपॉर्टेंट है, और दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने पर क्वेश्चन, और इसके अलावा ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, कन्फर्मेशनल तो इंपॉर्टेंट है ही। तो बेटा अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करें तो टॉटोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है और स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद देखिए स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन। बेटा किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं, या टोटल लोन पेयर कितने हैं मॉलिक्यूल पर, या किसी पर्टिकुलर एटम पर कितने लोन पेयर हैं, इस तरह के क्वेश्चन, या किसी पर्टिकुलर एटम का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, आसान से क्वेश्चन आपको मिले। 7 क्वेश्चन आए बेटा। ठीक, तो ये थे टॉपिक। अब देखिए जरा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ईएसआर, एफआरएसआर, है ना, इस पे 2 क्वेश्चन, काफी कम वेटेज रखता है। एरोमेटिसिटी पे भी डायरेक्ट 3 क्वेश्चन मिले। देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म, बच्चों
रिएक्शन मैकेनिज्म के लंबे लंबे नोट्स बच्चों के पास होते हैं कि कॉपी भरी पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म की। और देखिए क्वेश्चन का वेटेज एक, मैं ये नहीं कह रहा यहां पर कि रिएक्शन मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि रिएक्शंस की मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए, फील करने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब पूछा भी तो जाए वो पढ़ो ना। ठीक, तो देखिए अब स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बाकी परेशान मत होइए, मैं नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहा हूं। और अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पूरे की स्लाइड की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित शुक्ला सर केमिस्ट्री पर भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप वहां आसानी से देख लें। ठीक, दूसरा चैप्टर है आपका हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कन्वर्जन, आइए इधर देखिए। अब कन्वर्जन के सवाल जैसे ही बेटा हाइड्रोकार्बन में आप आते हैं, कुछ सेट ऑफ रिएक्शंस दी होती हैं ABCD टाइप की, और आपको प्रोडक्ट बनाने होते हैं। इन क्वेश्चंस को मास्टरी करने के लिए बेटा पहले तो आपको उस चैप्टर की थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, और दूसरा मेरी सलाह है आप कुछ ना करें तो सिर्फ एनसीईआरटी के कन्वर्जन सॉल्व कर लें, क्योंकि आज तक जितने भी पीवाईक्यू आए हैं मैंने एनालिसिस करी, कमबख्त वो सब इधर उधर एनसीईआरटी से ही मॉडिफाइड है या सिंपली डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। तो तुम एनसीईआरटी के कन्वर्जन सॉल्व कर लो। ठीक, अब देखो 7 क्वेश्चन तो इसके हैं। इसके बाद देखो एल्कीन में ओजोनलिसिस, बहुत ही आसान। एल्कीन और एल्काइन की रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस बहुत आसान है। ठीक है, अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाला था बच्चों। एक बात और आपको बता दूं कि ओमेगा ऑनलाइन के चैनल पर मैं आपके लिए 1 मिनट केमिस्ट्री की सीरीज भी चला रहा हूं, जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले आपको रिवाइज करा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उसको भी एक बार जरूर गो विजिट करिए। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नीट से रिलेटेड कंटेंट हम लोग इस पर अपलोड करते रहते हैं, ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो। अब ओजोनलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव। एल्कीन की है, एल्काइन की पढ़ लीजिए, बहुत इजी है। एल्कीन में मार्कोनिकॉफ, एमके मतलब मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जिसको पेरोक्साइड इफेक्ट या खेरास इफेक्ट भी कहते हैं। बेटा 4 क्वेश्चन आए, आप सिंपल देखिए। एल्केन में नेम रिएक्शंस हैं, वुड्स रिएक्शन है, कार्बोक्सिलेशन है ना, डीकार्बोक्सिलेशन सॉरी। वुड्स रिएक्शन पे 3 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक पिछले 10 सालों में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एल्काइन में एक रिएक्शन है, एल्काइंस के पास टर्मिनल एल्काइंस का नेचर बेटा एसिडिक होता है, इस वजह से वो Na से NaH वगैरह से रिएक्ट करती है। तो बेटा देखो 3 क्वेश्चन, एल्काइन में टर्मिनल एल्काइन के पास जो एसिडिक नेचर होता है आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इधर देखो, ये देखो बेटा मैं इस पूरे को मिला सकता हूं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कह सकता हूं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ESR रिएक्शन को फॉलो करते हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, है ना, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अच्छा बेटा 5 क्वेश्चन इस बात पर आए हैं आपके कि जब बेंजीन पर कोई ग्रुप लगा होगा तो इलेक्ट्रोफाइल किस तरफ जाएगा। अच्छा अब यहां पर 2 केस बनते हैं। अगर इलेक्ट्रोफाइल +M होगा यानी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल जाता ऑर्थो पर और पैरा पर, और जनरली उसमें पैरा वाला मेजर होता है। अगर इलेक्ट्रोफाइल -M यानी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तब तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर आकर जुड़ता है और मेटा डायरेक्टिंग मेजर प्रोडक्ट होता है। अब आप देखिए 6 क्वेश्चन है एरोमेटिक से, वो जो डायरेक्शन का इंफ्लुएंस है यानी ओरिएंटेशन, कि एक और ग्रुप बेंजीन पे लगा हो तो इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर आता है, कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से तीसरा चैप्टर आपका हैलोजन डेरिवेटिव्स। बेटा इस चैप्टर की जान है SN1 SN2 रिएक्शन। अगर आप SN1 SN2 रिएक्शन नहीं पढ़ के गए और आपने पूरा हेलो एल्केन और हेलोलिन तैयार कर लिया, मतलब ही नहीं कोई। इस चैप्टर की जान है, मैं बोल रहा हूं ना, 10 क्वेश्चन SN1 SN2 से, बहुत बड़ा कंटेंट है ये। ठीक, SN1 SN2 में बेटा एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछे गए, SN1 में रेट कैसे कंपेयर करते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। SN1 2 स्टेप मैकेनिज्म है जिसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता, तो बेटा रेट कंपेयर करने के लिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं अपन। जबकि SN2 में आप कार्बोकैटायन से नहीं चलते, वहां पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो रेट कंपेयर करने के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस का सहारा लेते हैं कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SN2 रिएक्शन। बाकी सभी पॉइंट आपको सब एकदम चकाचक दिमाग में तैयार होने चाहिए। SN2 पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में होती है, SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है ना। SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, SN1 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, SN1 2 स्टेप मैकेनिज्म है, SN2 1 स्टेप मैकेनिज्म है। सब कुछ एकदम चौकस आपको तैयार होना चाहिए ना। तो देखो 10 क्वेश्चन यहां से आए। अब इसके बाद देखिए कोई बहुत खास क्वेश्चन नहीं, सेट-जेफ रूल या जेट-सेफ रूल 2 क्वेश्चन है। खैर इस पे एरोमेटिक एसन, बेटा जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी में उसके 3 कारण भी लिखे हुए हैं कि क्यों वो
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं तो वो भी पढ़ना चाहिए। और उसके अलावा पर 2 रिएक्शंस दी हैं, एक दिया है डाउस प्रोसेस और एक नाइट्रो कंपाउंड वाली रिएक्शन दी है एनसीईआरटी में, देखिएगा। यानी जिस एक मैकेनिज्म SNEA है, एक मैकेनिज्म SNAE है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए आपको। नेम रिएक्शन, इस चैप्टर में नेम रिएक्शंस हैं 2। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, देखिए बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म एनसीईआरटी ने यहां दिया ऑप्टिकल वगैरह, उससे भी 2 क्वेश्चन। ग्रिग्नार्ड रीजन, ग्रिग्नार्ड रीजन के इस चैप्टर में 4 क्वेश्चन। हम लोग आपको बेटा पढ़ाते हैं कि ग्रिग्नार्ड रीजन RMgX किसी भी प्रोटोनिक सब्सटेंस से रिएक्शन करके, मान लो वाटर से रिएक्शन कराया जिसके पास एसिडिक H है, एल्केन का फॉर्मेशन करता। इस तरह की रिएक्शन बेटा बहुत पूछी जाती है आपसे, है ना। ग्रिग्नार्ड रीजन वगैरह पर रिएक्शंस 4 रिएक्शंस है, ठीक बेटा। इस तरह की एनालिसिस का फायदा आपके लिए ये होगा कि अब आप इस टॉपिक को तो छोड़ के नहीं जाएंगे। पता चला आप कब होता क्या है बेटा, बच्चे पूरा चैप्टर तैयार करते हैं, अपने मन से किसी टॉपिक को छोड़ दिया और अपने मन से किसी को अच्छा तैयार कर रहे हैं। क्या पता यार तुम जिसको छोड़ रहे हो वही एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है, तो इसके बाद कम से कम ये तो नहीं होगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको तो तुम पढ़ के ही जाओ भाई। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, HBO बेटा एल्कीन में वाटर ऐड करने के 3 तरीके होते हैं, मैं तो कहूंगा तीनों तरीके पढ़ के जाइए, ठीक। देखिए हाँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वाला क्लीवेज ऑफ ईथर बाय HI 5, 3, 3 और 4। चलो इधर देखो, क्लीवेज ऑफ ईथर बाय HI, बेटा ईथर की रिएक्शन HI से ये SN1 मैकेनिज्म भी हो सकती है और SN2 मैकेनिज्म भी हो सकती है। एनसीईआरटी में बड़ा डिटेल में और बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। हम लोग क्लास में पढ़ाते समय इसके शॉर्टकट्स भी पढ़ाते हैं इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाने के लिए। ये रिएक्शन आपको पढ़ के ही जानी है। फिर देखिए विलियमसन ईथर सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। विलियमसन ईथर सिंथेसिस याद है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से कराना जिसमें एल्किल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए, ठीक। 4 बार इस पर क्वेश्चन आया। अब ये 2 रिएक्शंस तो आपको छोड़ के जानी ही नहीं है। उसके बाद देखो फिनॉल बनाने के तरीके, फिनॉल बनाने के तरीके, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक। एसिडिक नेचर, फिनॉल के पास भी एसिडिक नेचर होता है, उसकी रिएक्शन। अच्छा, एल्कीन में वाटर जोड़ने के 3 तरीके होते हैं, आप सब जानते हैं। एक तो एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, एक HBO, एक OMDM यानी ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ये सब भी पढ़ लीजिए। तो देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्लीवेज ऑफ ईथर पक्का पढ़ के जाना है, विलियमसन ईथर बिल्कुल छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते, फिनॉल के बनाने के बेटा आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिए हुए वो भी पढ़ना है, फिनॉल का एसिडिक नेचर भी पढ़ना है। बेटा फिनॉल में आपकी एनसीईआरटी में फिनॉल बनाना दिया है फ्रॉम क्यूमीन, ठीक। ये क्यूमीन से क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है और फिर उससे फिनॉल बनता, बहुत इंपॉर्टेंट, रिपीटेडली पूछी जा रही है ना, ठीक। ये रिएक्शन रीमर टीमन पर सवाल पूछे गए, तो नेम रिएक्शन तो सारी ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक। अब अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, यार ये एक ऐसा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर जाना जाता है नेम रिएक्शंस के लिए। देखो नेम रिएक्शंस के लिए चैप्टर जाना जाता है, आप देखो सबसे ज्यादा 9 क्वेश्चन, 9, 5, 4, चलो 9 क्वेश्चन नेम रिएक्शन, बहुत नेम रिएक्शंस हैं। एल्डोल, कैनिजारो, स्टीफेंस, है ना, स्टीफेंस रिडक्शन, और उसके बाद आपका इटार्ड रिएक्शन, बहुत रिएक्शन है, रोजेनमुंड, सारी रिएक्शंस आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए, ठीक। अब देखो इसके बाद एडिशन एलिमिनेशन, तुम्हें याद है अल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन किसी NH2 जेट टाइप के कंपाउंड यानी अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव से कराई जाए, तो एक टेबल सी बनी है एनसीईआरटी में जिसमें 8-9 रिएक्शंस दी हैं, वो 2,4-DNP टेस्ट वाली, सेमी कार्बाजोन वाली, एमाइन वाली, है ना, वो वाला टेबल दिया बेटा। वो सबका तरीका एक होता, पक्का पढ़ के जाना है। कन्वर्जन्स, यार कन्वर्जन हर चैप्टर में आएंगे, ठीक, डरना नहीं है। पहले तो वो चैप्टर तैयार करना, उसके बाद क्वेश्चंस लगाने की प्रैक्टिस करना, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार, ठीक। हेलो फॉर्म रिएक्शन, देखो 2 क्वेश्चन है, हेलो फॉर्म रिएक्शन भी पढ़ के जाना चाहिए, ठीक। तो देखो अल्डिहाइड और कीटोन की मेन रिएक्शन होती है NAR, इस पे भी 2 क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझ में आ गया क्या क्या आपको पक्का पढ़ के जाना है। जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं, एडिशन एलिमिनेशन वाला जो चार्ट है, सभी टाइप की रिएक्शंस, कन्वर्जन, हेलो फॉर्म, ये तो पढ़ के जाना है। अब एनसीईआरटी ने बेटा यहीं पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी दिया हुआ है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस, कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन, है ना, इस तरह की कई सारी रिएक्शंस दी हैं, ठीक। तो ये तो पढ़ के जाना है। और एसिडिक स्ट्रेंथ, बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ पहले भी मैंने बोला था, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का एप्लीकेशन होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं जनरली वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ कम करते हैं। तो ये उससे होगा टॉपिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के तो आपको जाना ही चाहिए। अब लास्ट चैप्टर आते हैं
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर एमीन्स। एमीन्स में देखो छोटकू सा चैप्टर है, बहुत कम पन्ने, 8 नेम रिएक्शन पर क्वेश्चन आए, 8 और 4, चलो मैं 2 को इंडरलाइन करता हूं। 8 नेम रिएक्शन है यहां पर, कार्बिल अमीन टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, मतलब जितनी भी नेम रिएक्शन है पढ़ के जाना चाहिए। और इन 3 को अंडरलाइन कर लेता हूं। कन्वर्जन तो देखो, कन्वर्जन तो करना ही है, धीरे धीरे जब तैयार करोगे तो चीजें कन्वर्जन करने ही लगोगे। 8 नेम रिएक्शन, उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ गैसियस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ का अलग ऑर्डर होता है, एक्वस मीडियम में अलग ऑर्डर होता है। मिथाइल के लिए 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री एमीन, और इथाइल अमीन के लिए एक्वस सॉल्यूशन में 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और एमीन। मतलब क्वेश्चन आता ही रखा रहता क्वेश्चन यार, मतलब प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है इससे, ठीक। और डाइएजोनियम सॉल्ट, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl मिलाएं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर तो डाइएजोनियम सॉल्ट बनता। अच्छा, डाइएजोनियम सॉल्ट में के बनने के बाद कई सारी रिएक्शंस दी हैं यहाँ भी, सैंडमेयर रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, है ना, वो सब रिएक्शंस पढ़नी है, ठीक। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विद HNO2 नाइट्रिक एसिड के साथ, पहली ही रिएक्शन है शायद चैप्टर की NCERT की, पक्का पढ़ के जाना चाहिए आपको। तो बच्चों इस पूरे एनालिसिस से मैंने आपको ये बताया कि कैसे पढ़ना चाहिए। अब देखिए लास्ट में एक चैप्टर है पीसी का मतलब है यहां पर बेटा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब तक पिछले 10 सालों में प्योरिफिकेशन वाला चैप्टर है, थोड़ा बोरिंग सा लगता है ना आपको। 3 क्वेश्चन पूछे गए। क्वालिटेटिव जिसमें वो लसेन टेस्ट वाला चैप्टर है ना, उसमें 1 टेस्ट। क्वांटिटेटिव जिसमें परसेंट निकालना होता है आपको 1। फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट 6 क्वेश्चन पूछे गए। बेटा ये सब तो पहले भी पूछा जाता था और ये सब एनसीईआरटी में कंटेंट भी है, सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन बेटा जो नई चीजें ऐड हुई हैं फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की, उनको मैंने आपके लिए एक साथ लिख दिया है। देखो बेटा ये नई चीजें हैं, न्यू हैं, ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपको पढ़ना चाहिए। जैसे देखो आयोडाइड आयन और हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेटा 2 रिएक्शंस हैं, ये पढ़नी है आपको। लियोफिलिक और लियोफोबिक क्या होते, कैसे प्रिपेयर करते और इनके एग्जाम्पल्स, ये आपको पढ़ना है। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बेटा आपको रिएक्शन पढ़ाई गई होगी एक एसिड और एक बेस की रिएक्शन पे जितना हीट रिलीज होती है ना, वो ये थर्मोकेमिस्ट्री वगैरह में पढ़ाई जाती है। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी पढ़ाई जाती है आपको। टाइट्रेशंस के बारे में आपको पढ़ना है। और ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है ना, सॉल्ट एनालिसिस, एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स के बारे में पढ़ना है। बेटा ये नया पार्ट है, दिस इज न्यूली एडेड पार्ट, ये आपको पढ़ के जाना है ये भी, क्योंकि इसी बार ये ऐड हुआ और ये पार्ट अब एनसीईआरटी में है भी नहीं नई वाली, तो अब आपसे इस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों इस पूरे वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जामिनर के फेवरेट्स हैं और जो एनसीईआरटी में भी हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपका काम आसान हुआ होगा, आपको अच्छा लगा हो तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, फिर हम लोग इनऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए भी ऐसा ही एक वीडियो अपलोड करेंगे। और बाकी देखो यार ये है कि इससे हमने तुम्हारा काम आसान किया है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा इस सिलेक्शन के लिए। हम लोग काम आसान करते हैं, हम टीचर्स का काम ही होता है कि बच्चों के लिए चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, बच्चे सिर्फ पढ़ाई पर दें, इस तरह की सारी एनालिसिस करके बच्चों को प्रोवाइड करना। लेकिन देखो पढ़ना तो तुमको पड़ेगा ही, बिना पढ़े तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो कमर कस लो और जी जान से जुड़ जाओ अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और किसी और टॉपिक पर भी आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप करें, हम लोग प्रयास करेंगे कि उस टॉपिक पर वीडियो देकर आपको हेल्प आउट करें। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।